Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 13.2 question number 2. So let's proceed. So our question number 2 is, in a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. Okay, then we have to complete the following table. प्राइस मनी कितनी है? 1 लाख है, तो हमें गिवन टेबल है नंबर ऑफ विनर्स का एंड प्राइस फॉर ईच विनर। अब हमें बताना है कि पहले जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनवर्स वेरिएशन में। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनवर्स वेरिएशन में है, पहले हमें वो क्लियर करना है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स जो है इंक्रीज होते जाएंगे, प्राइस ऑफ मनी जो पर विनर के पास आएगी वो क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। जैसा हमें गिवन है नंबर ऑफ विनर क्या है? 1 लाख है, तो नंबर ऑफ विनर 1 है तो उसकी प्राइस मनी कितनी है? 1 लाख। वैसे ही नंबर ऑफ विनर अगर 2 हो गया तो प्राइस मनी कितनी हो गई? उसकी पूरी हाफ हो गई, दैट इज 50,000। तो हमें कंप्लीट करना फॉलोइंग टेबल कि 4 विनर्स के लिए प्राइस मनी कितनी रहेगी, 5 विनर के लिए प्राइस मनी कितनी रहेगी, सिमिलरली फॉर 8 एंड सो ऑन। ओके, सो पहले हमें ये केस बताना है कि ये डायरेक्ट का है इनडायरेक्ट का। तो एज द नंबर ऑफ विनर इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, द प्राइस फॉर ईच विनर इज डिक्रीजेस। तो केस समझ में आ गया? किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से किसी दूसरे क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये किसका केस है? इनवर्स वेरिएशन का केस है। समझ में आया क्यों इनवर्स वेरिएशन का केस है? किसी एक क्वांटिटी में मैं इंक्रीज कर रहा हूं, नंबर ऑफ विनर्स में मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस फॉर ईच विनर में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कुछ वेरिएबल में नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब हमें पता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी इनवर्स वेरिएशन में है तो उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? इक्वल होगा। मींस 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50,000 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई A1। ये हमने देख चुके हैं एग्जांपल्स में, तो उसी चीज का हमें यहाँ पे यूज करना है। दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई A1 के इक्वल होगा। 4 मल्टीप्लाई A1, यहां से हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी। A1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, दिस इज 1 लाख एंड डिवाइड बाय 4। 1 लाख को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, दिस इज 4 टू जा 8, 2 एंड 0, 4 5 जा 20 एंड सिमिलरली 3 0। ओके, सो हमें क्या मिलेगा? 25,000। सो A1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 25,000। क्लियर? हमने क्या किया? हमने इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल लिया? सिमिलरली इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन के। ओके, इसके आगे हम देखते हैं। सिमिलरली इनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा? 5 मल्टीप्लाई A2, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई A2। सो A2 क्या मिलेगा आपको? 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज 1 लाख एंड डिवाइड बाय 5। सो A2 इज इक्वल टू, दिस इज 5 2 जा 10 एंड 1 2 3 4 zeros। So A2 is 20,000। क्लियर? हमें पता है कि इनडायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो सेम होता है। क्लियर? सिमिलरली
हम एक और फाइंड कर लेते हैं, रेस्ट 2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई A3, 8 मल्टीप्लाई A3। सो A3 क्या होगा आपका, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज 1 लाख एंड डिवाइड बाय 8। 1 लाख को किससे डिवाइड करना है, 8 से। दैट इज 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा is 16, 4 and 8 5 जा is 40 and 2 zeros, that is 12,500. So A3 is equal to 12,500. सो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर इंक्रीज हुए, 2 थे तब जो प्राइस फॉर ईच विनर क्या था, 50,000 था। जैसे विनर इंक्रीज हुए, 4 विनर्स हुए, तब प्राइस कितना रह गया आपका पर पर्सन, 25,000। जैसे ही नंबर ऑफ विनर्स 5 हुए तो प्राइस फॉर ईच विनर कितना रह गया, 20,000। ये इससे कम होगा। जैसे नंबर ऑफ विनर्स 8 हुए तो प्राइस फॉर ईच विनर कितना रह गया, 12,500। सो आप और आगे की वैल्यूज जो निकालोगे नंबर ऑफ विनर 10, तो आपको जो आगे की वैल्यू मिलेगी वो इनसे कम मिलेगी। तो आपको इसी तरह आगे बढ़ना है। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ये आपके क्या है, ये व्हील समझ लीजिए, और ये क्या है आपके स्पोक्स। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. वो व्हील कुछ इस तरह बना रहा है कि इसके अंदर के जो स्पोक्स हैं उनके बीच का एंगल जो है वो हमेशा सेम रहे, यानी कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल है वो क्या रहे, सेम रहे। जैसे 30 है तो ऑल स्पोक्स के बीच का एंगल 30-30 रहे, या 90 है तो 90-90 रहे, कुछ इस तरीके से। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो हमें ये टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन के एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ओके, सो हियर वी हैव नंबर ऑफ स्पोक्स। अगर 4 हुए नंबर ऑफ स्पोक्स तो इनके बीच के कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो एंगल है उनका मेजर क्या होगा, 90 डिग्री। यानी दिस वन इज 90, दिस वन इज 90, दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज 90। जितने भी एंगल्स हैं बीच में सबका एंगल 90 होगा। अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है तो कंसेक्यूटिव एंगल्स जो होंगे, कंसेक्यूटिव स्पोक्स जो है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना मेजर का होगा, 60 डिग्री। मींस दिस इज 60, दिस इज 60। उनके जो बीच के कंसेक्यूटिव स्पोक्स है सबका मेजर क्या होगा, उनके एंगल का 60 डिग्री होगा। सिमिलरली फॉर अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 8 है, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 8 है तो हमें बताना है उनके बीच के जो एंगल होंगे, एंगल्स बिटवीन अ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, वो कितना होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और व्हील ड्रॉ करूं और उसके साथ में 10 स्पोक्स लगाऊं, 10 स्पोक्स हो, तब उनके बीच का जो एंगल होगा वो मुझे बताना है। एंड सिमिलरली फॉर 12 स्पोक्स हो, जैसे यहाँ पे 4 स्पोक्स थे, अगर 12 स्पोक्स हो तो उन स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा सबका इक्वल होगा, वो कितना होगा वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट हमें बताना है कि इनके बीच का जो एंगल है और जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। So obviously yes. यहां पे मैं लिख देता हूं, this is yes. Why so? Because more the number of spokes, more the number of spokes, जैसे जैसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पोक्स होंगे, the measure of एंगल्स, किसके बीच का मेजर,
एंगल बिटवीन, किसके बीच का मेजर कम होगा? एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक विल बी लेस। क्या लिखा हमने? हमें क्या पूछा गया था कि जो नंबर ऑफ स्पोक्स हैं एंड जो एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स जो है, क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है? तो ऑब्वियसली इनवर्स प्रोपोर्शन में है। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्पोक्स को इंक्रीज करता हूं, उनके बीच का जो रहा एंगल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो हमने क्या लिखा है? यस, द मोर द नंबर ऑफ स्पोक्स, द measure of the angle between a pair of consecutive angles will be less. So yes, this is a case of inverse proportion. So ये केस किसका रहा? आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का रहा। ठीक है, क्योंकि किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज करने से किसी दूसरे क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि वो केस किसका होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। अब हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो हमें पता है बाय डेफिनेशन इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इक्वल। सो फर्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को कुछ लेट कर लेते हैं। से दिस इज a डिग्री और वी कैन से a1, a2 एंड a3। क्लियर? सो 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई a1। ओके, सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू a1। क्लियर? 8 हमने डिनोमिनेटर में, इसको कट कर देते हैं। 4 2 जा 8 एंड 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 45। सो a1 आपको क्या मिला? 45 डिग्री। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेस, 6 से क्या हुआ? 8 हुआ। तो उनके बीच का जो एंगल रहा, कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल रहा, वो कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया, विच इज लेसर देन 60 डिग्री। इज इट क्लियर? सेकंड हम देखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई a2। सो a2 आपका क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल। सो a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9। 4 मल्टीप्लाई 9 इज 36 डिग्री। सो आपका a2 मीन्स जब नंबर ऑफ स्पोक्स 10 होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा, कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा, उसका मेजर कितना होगा? 36 डिग्री। इज इट क्लियर? नाउ आवर थर्ड केस इज द नंबर ऑफ स्पोक्स वी हैव 12, then we have to find the angles between the consecutive spokes. So 4 multiply 90 degree is equal to 12 multiply a3। 12 multiply a3। So 4 multiply 90 divided by 12 is equal to a3। So a3 हमें क्या मिलेगा? 4 1 जा 4 and 4 3 जा is 12। 3 से हम कट कर देंगे, 3 1 जा 3 and 33 जा 90। So a3 आपको क्या मिलेगा? 30 डिग्री। क्लियर? हमने सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया इनवर्स प्रोपोर्शन की, कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो वो करके हमने नंबर ऑफ स्पोक्स से उसमें कितने एंगल, उनके बीच का एंगल कितना होगा वो हमने फाइंड किया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 एंड पार्ट 3। नाउ दिस इज अवर पार्ट 2। Calculate the angles between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes। अब अगर नंबर ऑफ स्पोक्स जो है वो 15 हुई, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 15 होती है तो उसके बीच के
कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अवर पार्ट 2। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है तो एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स हमें फाइंड करना है, और वो एंगल हमने लेट कर लिया x डिग्री। सो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। दैट इज 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू, वहां पे नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी थी, 15, सो 15 मल्टीप्लाई x डिग्री। ओके, यहाँ पे आप एक और कॉलम बना सकते हो, दैट इज ऊपर आपके आ जाएगा नंबर ऑफ स्पोक्स 15 एंड अवर रिक्वायर्ड एंगल इज x डिग्री। सो दोनों का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होगा वो इक्वल होगा। सो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x डिग्री। क्लियर? 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा 90। सो x आपको कितना मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 24 डिग्री। सो अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 15 हुए, नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 15 होते हैं तो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच के एंगल का जो मेजर होगा वो कितना होगा, 24 डिग्री। क्लियर? यहां पे आपका वो ओवर होता है सेकंड पार्ट। नाउ आवर थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। अब हमें नंबर ऑफ स्पोक्स क्लियर नहीं है, यानी कि गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है, इफ द एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। इस बार हमें जो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल है वो हमें गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। सो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड spokes is equal to say y। नंबर ऑफ स्पोक्स हमने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया, लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही रहने वाला है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 90 और नंबर ऑफ स्पोक्स क्या है, y, और उनके बीच का जो एंगल है वो हमें पता है, दैट इज 40 डिग्री। सो y आपको क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइड बाय 40 डिग्री। ओके, 0 से 0 कैंसल आउट, 4 से 4 कैंसल, दैट इज y इज इक्वल टू 9। सो हमें मिल गया कि अगर कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का एंगल अगर 40 डिग्री है तो कितने स्पोक्स चाहिए होंगे, दैट इज 9 स्पोक्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगे। Is it clear?